नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए डरावनी कहानी। यह कहानी एक भूतिया ढाबे की है। आज हम आपको हाईवे वाले भूतिया ढाबे की कहानी सुनाने वाले हैं कि कैसे भूतिया ढाबा बना लोगों की मौत का घर। रात में जाने वाला हर इंसान बनता था यहाँ भूतों का शिकार। तो इधर उधर की बातें न कर आते हैं सीधे कहानी पर। एक दिन नरेश देर रात वीरान सड़क से गुजर रहा था। आज उसने ऑफिस में कुछ नहीं खाया था और भूखे पेट ही घर की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद उसे जोरों की भूख लगने लगी। कुछ और दूर चलने के बाद अब नरेश की हालत और ज़्यादा खराब होने लगी, बहुत तेज भूख के कारण। अब तो उसकी आंखें सिर्फ खाना ही तलाश रही थी। तो उसे गाड़ी चलाने के लिए ध्यान लगाने में भी मुश्किल होने लगी। फिर उसने गूगल मैप खोला और सारे होटल और ढाबे खोज डाले, मगर 15 किलोमीटर से पहले कुछ भी नहीं था। तब उसने फिर से हिम्मत बांधी और गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगा। कुछ देर बाद कहीं जाकर एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा देखते ही उसकी जान में जान आई। ढाबे पर पहुंचते ही ढाबे का मालिक बोला, आइए आइए साहब, बताइए क्या खाएंगे? मटर पनीर, छोले भटूरे, दाल चावल, पूड़ी कचौरी या मस्त लस्सी लेकर आऊं? नरेश, भाई साहब जो भी अच्छा खाना बना हो ला दो। ढाबा मालिक नौकर को खाना परोसने को कहता है। नौकर खाना लेकर नरेश के सामने खाना रखकर जाने लगा। तभी नरेश ने उसे आवाज़ दी, भाई पानी भी रख जाना यार। तभी वेटर पीछे मुड़कर गर्दन पूरी उल्टी घुमाकर कहता है, ठीक है साहब। तभी नरेश ने चारों तरफ नज़र घुमाई। ढाबा पूरा खाली था, सिर्फ मालिक और नौकर है। वहाँ टेबल एकदम गंदी, कमरे में भी मकड़ियों के जालों ने कब्जा कर रखा था। नरेश बहुत डर गया। यह सब ढाबा मालिक देख रहा था। उसने तुरंत नरेश को समझाया कि यह भूतिया ढाबा नहीं है, यह तो बस रामू है। हर बार का यही नाटक होता है इसका। असल में यह बहुत ज़्यादा योगा करता है, तो इसकी गर्दन लचीली है। और देखो आज फिर से डरा दिया। इसको निकाल भी नहीं सकते ना। यहाँ वीरान जंगल में कोई आता भी नहीं काम करने। बाकी टेबल गंदा है क्योंकि ज़्यादा लोग आते ही नहीं यहाँ। हालांकि लोग कहते ज़रूर है इस रास्ते पर होटल ढाबा बहुत चलता है, मगर असल में लोग यहाँ आते ही नहीं। गाड़ियाँ धूल उड़ाते हुए निकल जाती हैं। नरेश सब समझ जाता है और वह बिना कुछ बोले रोटी, दाल, चावल, छोले, पनीर और फिर लस्सी सब चट कर जाता है। खाना खाते ही नरेश को नींद आने लगी। इतने में ढाबा मालिक खुद ही बोला, अभी आप रुक जाओ, यहाँ सुबह जाना। रात में इस रास्ते से जाना ठीक नहीं। नरेश, ऐसा क्यों? आगे क्या लुटेरे हैं? क्या यह रास्ता सुरक्षित नहीं है? ढाबा मालिक, ना, अब आगे उससे भी ज़्यादा खतरा है। मैंने कहा था ना कि इस रास्ते पर कम लोग आते हैं, इसलिए कम आते हैं क्योंकि रास्ता भूतिया है। 10% लोग ही यहाँ से बाहर निकल पाते हैं, बाकी बेचारे बेमौत मारे जाते हैं। नरेश, आखिर ऐसा भी क्या है इस रास्ते में? ढाबा मालिक, इस रास्ते पर आगे 50 किलोमीटर बाद एक बड़ा ढाबा पड़ेगा। वहाँ असल में कोई ढाबा नहीं है, कुछ भूतों का बनाया हुआ भ्रमजाल है। बहुत पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था। ढाबा मालिक और उसकी पत्नी और उसकी एक जवान बेटी ढाबा चलाते थे। तभी एक दिन रात में करीब 2 बजे वहाँ कुछ लड़के आए। उन्होंने खाना मंगाया तो ढाबे मालिक की जवान लड़की खाना देने आई, जिसको देखकर सारे लड़कों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने लड़की के माता पिता को बंधक बना लिया। उस लड़की से बदतमीजी की कोशिश की। लड़की के पास वाले टेबल पर चाकू था, जिससे उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। अपनी बेटी की मौत उसके माता पिता नहीं देख सके। उन्होंने भी ढाबे पर खुदकुशी कर ली। लड़के तुरंत फरार हो गए। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला तो आत्महत्या का केस बंद कर दिया गया। तब से आज तक उस लड़की और उसके माता पिता उन लड़कों का इंतज़ार कर रहे हैं।
और हर लड़के को रोककर ढाबे में ले जाते हैं और उन्हें वहीं उसी चाकू से मार देते हैं और ढाबे के पीछे वाले कुएं में डाल देते हैं। कहानी सुनते सुनते नरेश को नींद आ गई और वह वहीं टेबल पर सो गया। मालिक भी रजाई लेकर वहीं उसके बगल में आकर सो गया। सुबह नरेश ने नाश्ता किया और निकल गया। वह जाते जाते सोच रहा था, मुझे अचानक नींद कैसे आ गई। मैं तो सिर्फ ढाबे के मालिक की बात सुन रहा था। इतनी बोरिंग कहानी तो नहीं थी, कहीं कुछ गड़बड़ है, क्या पता खाने में कुछ मिलाया गया हो। फिर आगे जाकर देखा तो सच में ढाबा वीरान पड़ा है। फिर एक रेलवे क्रॉसिंग आई। एक मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही थी तो क्रॉसिंग बंद थी। नरेश ने देखा कि वहाँ ट्रैक्टर और ट्रक के टायरों के निशान सड़क के बाहर क्रॉसिंग के अगल बगल थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ रोज ट्रैक्टर और ट्रक बाहर आकर खड़े रहते हैं और वहाँ की जमीन एकदम काली थी। उसे लगा जैसे कोयला यहीं लादा और उतारा जाता हो। उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। आखिरकार उसका दिमाग भी पत्रकारों वाला था। उसने सब कुछ जानने की ठान ली। अगली रात उसी रास्ते से वापस आने लगा। वापसी में जब उसी तरह का एक ढाबा उस तरफ था जो क्रॉसिंग से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर था। नरेश वहाँ गया और बिना कुछ खाए पिए महज रास्ता पूछकर निकलने लगा तो ढाबे के मालिक ने भी वही कहानी सुनाई और नरेश को रोकने की कोशिश की। बेटा, बड़ों की बात मानो, यह रास्ता रात में जाने लायक नहीं है। रास्ते में भूतिया ढाबा है जो ज़बरदस्ती तुम्हें खींच ले जाएंगे और फिर तुम कभी वापस नहीं आओगे। नरेश, चाचा जी, मैं नहीं रुक सकता। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और माँ के लिए तो मैं सबको भूत बना सकता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर भूत से भी लड़ सकता हूँ। इतना कहकर नरेश अपनी कार से आगे निकल गया। 10 किलोमीटर ही चला होगा कि रास्ते में खून के निशान मिलने लगे, जिसमें एक पैर आगे की तरफ जा रहा था तो एक उल्टा था। यह देखकर नरेश डर गया और फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर जाने पर खून के निशान बंद हो गए, लेकिन खंबे पर लगी लाइट चालू बंद होने लगी और फिर बंद हो गई। अब गाड़ी की स्पीड और धीमी करनी पड़ी। अचानक रास्ते में बैरिकेड आ गए जिस पर लिखा था, आगे सड़क पर काम चल रहा है, कृपया यहाँ से मार्ग बदले। और कुछ दूर आगे चलने पर अजीबोगरीब लोग हवा में उड़ रहे थे। उनके हाथों में हल और सड़क में काम करने वाले औजार थे। जिसके बाद नरेश को लगा कि शायद उसे ढाबे मालिक की बात मान लेनी चाहिए थी। नरेश ने गाड़ी पीछे की, लेकिन नरेश को लगा जैसे किसी ने उसकी गाड़ी पकड़ ली। उसने गाड़ी और स्पीड से चलानी शुरू कर दी। 10-12 किलोमीटर बाद उसने बगल में ढाबा देखा। काफ़ी चहल पहल थी वहाँ, बहुत सारे लोग भी थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि यह भूतिया ढाबा होगा। नरेश ने गाड़ी रोकी और वहाँ ढाबे में गया। उसके अंदर जाते ही तुरंत ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बत्ती बंद हो गई। किसी ने फ़ोन टॉर्च ऑन किया और फिर नरेश ने जो देखा वह हैरान रह गया। नरेश ने देखा कि कमरे में बहुत सारे लोग उड़ रहे हैं। उसके केंद्र में एक लड़की और उसके माता पिता हैं और आसपास कुछ लड़के हैं जिनको लड़की चाकू मार रही है। मगर यह देखकर न जाने नरेश डरा क्यों नहीं। उसने मोबाइल में सब रिकॉर्ड करना चाहा। तभी पीछे से उसके सिर में किसी ने तेजी से मारा और वह बेहोश होने लगा। मगर उससे पहले उसने मोबाइल का बटन दबा दिया और फिर बेहोश हो गया। आधे घंटे के अंदर वहाँ पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई। उन्होंने नरेश को उठाया और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस वहाँ अपने टॉर्च लाइट से लोगों की खोज करने लगी थी। ऊपर लोग अभी भी उड़ रहे थे और उनमें टॉर्च लाइट आर पार हो रही थी।
इतनी देर में किसी पुलिस वाले को लाइट का बटन मिल गया। उसने तुरंत लाइट चालू कर दी। सारे भूत गायब हो गए। कमरे के बीच में एक 3D प्रोजेक्टर पड़ा था। पुलिस ऑफिसर ने सब सील कर लिया और कमरे में खोजबीन करने पर ढाबा मालिक और उसके नौकर को पकड़ लिया गया। उनके पास से शमशान से लाए हुए कंकाल और कुछ मुर्दों की खोपड़ियां भी बरामद हुई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन हॉस्पिटल में नरेश को मीडिया वालों के कैमरे ने घेर रखा था। एक पत्रकार ने सवाल किया, सर, आपको कैसे पता चला कि भूतिया ढाबे के नाम पर स्कैम चल रहा है? आपने कैसे इसका पर्दाफाश किया? नरेश, जब मैंने उस दिन वो मालगाड़ी देखी तभी मुझे समझ में आ गया था। फिर मैंने अपने मित्र रमेश से कहा, क्योंकि वह पुलिस में बड़ा ऑफिसर है। तब हमने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें एक तरफ से वह अपनी टीम लेकर आ रहा था और दूसरी तरफ से मैंने अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन किया था। मैं जहाँ जहाँ जा रहा था सब कंट्रोल रूम में मॉनिटर किया जा रहा था। उधर से कोयला चोरी करते हुए लोग रंगे हाथ पकड़े गए और यह लोग इतने चालाक हैं कि लोगों को पहले ही खाने में नींद की दवाई दे देते थे और अगर कोई आ जाए तो प्रोजेक्टर लगाकर लोगों को डराते थे, जिससे कोई बच नहीं पाता था और लोगों की डर के कारण मृत्यु हो जाती थी। पुलिस ने नरेश को इस बहादुरी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया और अंधविश्वास के नाम पर ये जो गोरख धंधा था यह वहीं बंद हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर कहानी ना पसंद आई हो तो डिसलाइक का बटन आप लोग जानते हैं। बने रहे मेरे साथ, आगे और भी ढेर सारी कहानियाँ लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाऊंगा एक और डरावनी कहानी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।